मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा एजेंडा है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मैकेनिज़्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज़्म में हमने देखा था कि हमको 3 मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और ईटीएस, ठीक है। तो आज जो मेन हमारा एजेंडा है आज का वो है मैकेनिज़्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो भी स्टेप्स आने वाली है उनका समरी क्या है, कि मतलब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ पर ये प्रोसेस होती है। इसके अलावा एटीपी जो है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें मेन चीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन ही हम क्या बोलते हैं कि लास्ट में एनर्जी जो है वो उत्सर्जित की जाती है। तो कितनी एटीपी या फिर कितनी एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, तो कितनी एटीपी का हमको नेट बेनिफिट होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे आज के वो रहेंगे मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसके अलावा जो है मतलब इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, उसके अलावा हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस पूरी प्रोसेस हमको देखनी है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स कितने हैं, क्या क्या चीज़ें होती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और लास्ट में ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट आ जाएगा। और फिर ग्लाइकोलिसिस और एनर्जी रिलेशनशिप क्या होती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस पूरी साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी जो है, कितने एटीपी जो है वो फॉर्म होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जो हमारी आज की है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहली बात मैकेनिज़्म के अंदर हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है जिसके अंदर क्या होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने बोला था जो प्राथमिक क्रियाधार होता है, प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है, वो हम मानते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट एज अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम करता है। तो उनका जटिल मतलब वही है आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ, उनका CO2 और H2O में टूटना या फिर उनके द्वारा उनके ऑक्सीडेशन से CO2 और H2O का फॉर्म होना और एनर्जी का रिलीज होना। मेन पॉइंट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या आता है, एनर्जी का रिलीज होना। अब हमको देखना पड़ेगा कि तीनों स्टेप्स के अंदर क्या होता है, कितनी एटीपी जो है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, तो कितनी एटीपी जो है इनके अंदर फॉर्म होती है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को हम कितने स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स की बात करें तो हम रेस्पिरेशन को 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं जनरली, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। दूसरा हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और लास्ट स्टेप हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। और इसके बाद में हम ETS में देखेंगे कि एनर्जी का जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, या एनर्जी जो है ATP जो है वो कैसे बनती है। तो हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे सबसे पहले, दूसरा स्टेप पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और थर्ड स्टेप हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब तीनों स्टेप्स के अंदर क्या मेन पॉइंट है, क्या होता है, अगर हम समरी की बात करें तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, ग्लाइकोलिसिस जो है वो अगर हम केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये सभी प्रकार के रेस्पिरेशन में होने वाली सामान्य प्रोसेस है। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक, एनएरोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में होने वाली एक सामान्य प्रोसेस है। एरोबिक और एनारोबिक मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के लिए या प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो O2 के एब्सेंस में होने वाली प्रोसेस है और सभी प्रकार के रेस्पिरेशन में होता है। अब होता क्या है ग्लाइकोलिसिस में, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें मेनली जो हमारा ग्लूकोज होता है,
क्योंकि हम जनरली ग्लूकोज का ही डिग्रेडेशन या ग्लूकोज हम कार्बोहाइड्रेट को ही एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मानते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है मतलब हेक्सोस शुगर जो होती है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोलिसिस सभी प्रकार के रेस्पिरेशन में होने वाली प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के फॉर्म करता है। तो ये तो बात हो गई ग्लाइकोलिसिस के। अब ये पायरुविक एसिड यहीं पर आ गया। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? ये पायरुविक एसिड का डिग्रेडेशन होगा और डिग्रेडेशन से क्या होगा? ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, जो सहायक एंजाइम्स होते हैं जो कि आगे जाके क्रेब्स साइकिल में जाके क्या करेगा? CO2 और H2O का निर्माण करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने थे वो कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, जो सहायक एंजाइम है, और वो जो है वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पायरुविक एसिड है कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। क्या हो गया इसका मतलब? यहाँ पर जो मेन हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस से जो फॉर्म हुआ था, ग्लूकोज का मतलब हेक्सो शुगर हम इसको बोलते हैं। ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। अब क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल क्या करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम A आके ये क्रेब्स साइकिल में एंटर किया। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका डिग्रेडेशन होगा, टूटेगा, वो CO2 और H2O फॉर्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका डिग्रेडेशन होता है, क्या फॉर्म होता है? CO2 एंड H2O, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में H2O CO2 फॉर्म होते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हम तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक समराइज जो पोर्शन है इनका वो इस प्रकार से है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सबसे फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें ग्लूकोज जो है हेक्सोस शुगर, मतलब कि ग्लूकोज मतलब हेक्सोस शुगर भी बोलते हैं हम इसको। तो ये जो फॉर्म करती है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, ये पायरुविक एसिड का क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म होता है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। अब क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करता है? उसका डिग्रेडेशन होता है, टूटता है वो और CO2 और H2O फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ग्लाइकोलिसिस, इसके बारे में देखते हैं हम। ग्लाइकोलिसिस, अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में सबसे मेन पॉइंट्स क्या क्या हो गए? सबसे पहली बात O2 की एब्सेंस में होने वाली प्रोसेस है और सभी प्रकार के रेस्पिरेशन में होने वाली प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप बोल सकते हैं हम, जो कि एरोबिक और एनारोबिक के अंदर देखने को मिलती है, या हम जनरली बोले तो जो है O2 के एब्सेंस में ही हो जाती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस O2 के एब्सेंस में होती है और मैंने पहले आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ O2 और इन साइटोप्लाज्म, मतलब किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में होने वाली ये एक प्रोसेस है और O2 की एब्सेंस में होने वाली प्रोसेस है। और हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है हेक्सोस शुगर जो है वो कन्वर्ट होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हेक्सोस शुगर जो है वो बनाती है क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ
पायरुविक एसिड। अब कैसे फॉर्म होता है, कैसे स्टेप्स चलती हैं, बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, हम फ्लो चार्ट के अंदर इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने ग्लाइकोलिसिस की 3 मेन पॉइंट की डिस्कस करी। दूसरी बात, ग्लाइकोलिसिस की जो डिस्कवरी है, ग्लाइकोलिसिस की जो खोज है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा की गई है और इन 3 साइंटिस्ट का जो फर्स्ट नेम है उसके बेसिस पर हम इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब ईएमपी क्या है? ईएमपी 3 साइंटिस्ट है, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, इनके द्वारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल की डिस्कवरी की गई थी और इसी के बेसिस पर हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब ईएमपी कौन कौन है? तो एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। ठीक है, तो ये है ईएमपी, इसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस को हम और क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस के अदर नेम क्या क्या हैं, तो अदर नेम की बात करें ग्लाइकोलिसिस के तो सबसे पहली बात हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं या सेल्यूलर पाथवे बोल सकते हैं हम इसको, या फिर नॉर्मल पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस तो बोलते ही हैं और ईएमपी पाथवे। अब इन तीनों नामों का क्या रीजन था वो भी हमने देख लिया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ये सेल्यूलर पाथवे हो गया, ठीक है, नॉर्मल पाथवे क्योंकि कॉमन पाथवे है ये दोनों का, और ईएमपी पाथवे क्योंकि ईएमपी जो है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, ग्लाइकोलिसिस की साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसी बेसिस पर हम इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए। कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में इन द एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाली है, जहां पर हेक्सो शुगर जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुगर, जैसे कि हमारी हो गई C6H12O6, ये क्या हो गया, शुगर। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान ये बनाएगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ C4O3+4H, ये हो जाएगा हमारा पायरुविक एसिड। ठीक है, और यहाँ प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस। तो इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे। सब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम फ्लो चार्ट पे अभी डिस्कस करेंगे। हमने इसके डिस्कवरी किसने करी थी तो वो भी देख लिया, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नास। ठीक है, और अदर नेम में हमने बोल दिया सेलुलर पाथवे, नॉर्मल पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन और ईएमपी पाथवे। ठीक है, इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी, हम पीपीटी में देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। सबसे पहला जो बेसिक चीज़ हमने देखी, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस in this phase of respiration, hexose sugar break down and form 2 molecule of pyruvic acid. This action takes place in the cytoplasm in the absence of O2. ये जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है और जो है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब उसका विघटन, टूटना। द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट फेज कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब वो चेंज होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस है बात की वो दोनों O2 की प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का विघटन होता है और क्या फॉर्म होता है या सब होता है, ये कहाँ, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बनता है पायरुविक एसिड से और वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो थर्ड स्टेप हमारी है क्रेब्स साइकिल। इन दिस फेज एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो जो आपका हेल्पिंग एंजाइम है, ब्रेक डाउन इनटू या ब्रेक डाउन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ O2 इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली प्रोसेस है जो कि O2 की, मतलब केवल ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसी प्रोसेस है जो O2 के एब्सेंस में होने वाली प्रोसेस है, इसीलिए एक कॉमन प्रोसेस मानी जाती है।
अब हमने स्टार्ट किया ग्लाइकोलिसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट स्टेप है सभी प्रकार के रेस्पिरेशन की। इन इट हेक्सो शुगर फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बाय एनारोबिक प्रोसेस, है ना, अवायवीय प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि O2 के एब्सेंस में हो रही है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। दिस पाथ was discovered by 3 German scientists, Embeden, Meyerhoff and Parnas. Based on this, the pathway was named as EMP pathway. इसी के आधार पर हम इस पाथवे को EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बारे में और क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस तो बोलते ही हैं, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, सेल्यूलर या फिर साइटोप्लाज्मिक पाथवे। उसके अलावा नॉर्मल रेस्पिरेशन ट्रैक भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इसीलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो है ये ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अब हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस कर लें। सो हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लो चार्ट है, इसमें मतलब कुल मिला के जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से, उसके बाद में हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण हम इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा जो स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ हेक्सोस शुगर। दूसरे स्टेप का नाम है ब्रेकिंग ऑफ हेक्सोस शुगर, मतलब हेक्सोस शुगर जो है उसका टूटना। हमको पता ही है हेक्सोस शुगर ही टूटती है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, और पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। तो तीसरा जो स्टेप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पायरुविक एसिड सिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं पायरुविक एसिड का बनना। तो ग्लाइकोलिसिस को हम 3 स्टेप्स के अंदर बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप के अंदर फॉस्फोरिलीकरण, हम देखेंगे फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ हेक्सोस शुगर, हेक्सोस शर्करा का टूटना, और थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे पायरुविक एसिड का फॉर्म होना या सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर ग्लूकोज से हमारा जो है प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का वो स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की स्कीम कुछ इस प्रकार से है, जहां पर ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के फॉर्म करता है। यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का बनना, या फिर हम बोले ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का बनना ही जो है वो क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर हमको प्रोडक्ट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। हम डायरेक्ट ये तो बोल रहे हैं कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, तो बीच में जो सब प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड देन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर। ये ही क्या कहलाता है, फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है फॉस्फोरिलीकरण के अंदर आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल एटीपी के यूज में लिए जाते हैं, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल एटीपी से यहाँ पर एडीपी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एटीपी से एडीपी फॉर्म हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। अब हम एनर्जी को भी साथ साथ में रिलेट करते जाएंगे, क्योंकि हमको नेट बेनिफिट देखना है कि नेट एनर्जी जो है वो कितनी फॉर्म होती है। तो पहली स्टेप तो ये हो गई फॉस्फोरिलीकरण। दूसरी स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ हेक्सोस शुगर। अब अभी तक तो कन्वर्ट हो रहा था, अब टूटेगा। अब हेक्सोस जो है शर्करा जो है वो ब्रेक डाउन होती है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट इज DHAP, है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहाँ पर 3PGAL। 3PGAL क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब कि जो हेक्सोस शर्करा है वो टूट रही है, मतलब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का विघटन हो रहा है, और 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 आपके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो है DHAP और वो कन्वर्ट होता है 3PGAL में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड।
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3-डाई-PGA। Al था मतलब एल्डिहाइड, A है मतलब एसिड, तो 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो कन्वर्ट होता है 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 PEP। PEP हमने देखा था जो C4 साइकिल के अंदर, तो PEP अब ये देखो दोनों कॉमन प्रोडक्ट्स या जो है कॉमन एंजाइम्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो चलते हैं, ठीक है। PEP तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है थर्ड स्टेप, मतलब कि पायरुविक एसिड का बनना। तो 3 स्टेप हमने देखे, फॉस्फोराइलेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हेक्सो शुगर और सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दूसरा, ब्रेकिंग डाउन में फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उसका DHAP के अंदर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और 3PGAL के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में 3PGAL जो है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है। 3PGAL 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। अब सारी जो प्रोसेस है उसमें स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो रोल करता है या स्पेसिफिक एंजाइम का रोल होता है, तो हमने यहाँ पर एंजाइम लिख रखा है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हेक्सोकाइनेज जो है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के अंदर फोस्फोहेक्सोकाइनेज, थर्ड प्रोसेस के अंदर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। फोर्थ के अंदर एल्डोलेज, फिफ्थ जो है एंजाइम फोस्फोट्रायोज, नेक्स्ट है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। हर स्टेप्स के अंदर हर स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है। एंजाइम जो है वो क्रियाधार की हेल्प से जुड़ करके, सबस्ट्रेट की हेल्प से जुड़ करके क्या बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाता है। तो ये प्रोडक्ट है और एंजाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। 7th प्रोसेस के अंदर ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, इनोलेज और पायरुविक एसिड काइनेस या पायरुवेट काइनेस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो है वो एंजाइम्स जो है उनका स्पेसिफिक रोल होता है जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने ग्लाइकोलिसिस की इन मेन पॉइंट्स की डिस्कस करा। अब लास्ट हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर एनर्जी जो है वो कितनी यूज में आती है और कितनी नेट बेनिफिट हमको एटीपी का मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट इज 2 एटीपी जो है, अगर हम डिनोट करते जाएं साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास में अभी तक जो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस थी, अगर हम एटीपी या रिलेशन देखें एनर्जी का, तो 2 एटीपी अभी तक यूज हुए हैं, ठीक है। 2 एटीपी तो अभी यूज हुए हैं इन द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइल मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के बनने की प्रोसेस के अंदर 2 एटीपी आप देख सकते हैं यूज हो रहे हैं, क्योंकि एरो जहां पर लगता है वो तो फॉर्म होता है और ये जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पर 2 एटीपी यूज हुए हैं, 2 एटीपी फॉर्म हुए हैं। तो हमको केवल एटीपी, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारी एटीपी के फॉर्म में होती है, तो हमने देखा कि 2 एटीपी यूज हो गए हैं, तो वो तो हमारे बेनिफिट में नहीं होगा। अब बेनिफिट में क्या होगा, हम और देखते हैं और एटीपी कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 एटीपी बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2 का फायदा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपी और पीपी से पायरुविक एसिड के बनने के अंदर 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल फायदा यहाँ पर कितना हुआ, 4 एटीपी का। यहाँ पर फॉस्फोरिलीकरण की प्रोसेस के अंदर तो एटीपी यूज में लिए जा रहे थे, तो वो तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास में एटीपी बने कितने हैं, तो हम बोल सकते हैं 4 एटीपी फॉर्म्ड बने। 2 तो यूज में आ गए और 4 जो है वो बने। इसका मतलब नेट हमारा जो लाभ है वो कितना हुआ, 2 एटीपी का, क्योंकि 4 एटीपी टोटल बने जिसमें से 2 एटीपी यूज में आ गए। तो अब हमारे पास जो बचे हैं एटीपी, नेट बेनिफिट कितने का हुआ, नेट बेनिफिट हुआ 2 एटीपी का। हमको अब नेट बेनिफिट से ही मतलब है, क्योंकि जो यूज में आ गए उसके बाद तो अब
क्या ही कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो 2 ATP हमारा नेट बेनिफिट है अभी तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं NADPH2 बना या फिर कुछ और भी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है ATP के अंदर, तो ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को काउंट कर लिया, ठीक है, ATPs को काउंट कर लिया। अब हम बात करते हैं NADPH2 के। तो अब यहाँ देख सकते हैं एक NADH2 फॉर्म हो रहा है दो NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं 3PgAl से 1,3-DiPGA के फॉर्म होने के अंदर 2 NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं। तो हम वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। NADPH2 कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये हो रहे हैं फॉर्म, यूज नहीं है ना, ठीक है। अब जब हम ETS पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक NADPH2 का मतलब होता है, एक NADPH2 के अंदर 3 ATP होते हैं या 3 ATP फॉर्म होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक NADPH2 का मतलब हुआ 3 ATP, क्योंकि ये भी आगे जाके ATP फॉर्म करता है। तो एक NADPH2 हुआ 3 ATP, तो 2 NADPH2 मतलब कितना हुआ, 6 ATP। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि एक NADPH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP, तो 2 NADPH2 इज इक्वल्स टू 6 ATP। तो यहां पर 2 NADPH2 का मतलब कितना हो गया, 6 ATP। ये हमारा एनर्जी रिलेशन है। हमको देखना है कि टोटल नेट बेनिफिट हमारा कितना हो रहा है। उसके लिए हमने लिखा है 2 ATP तो यूज हुए, 4 ATP टोटल फॉर्म हुए, तो जिसमें से हम उन 2 यूज में लिए जाने वाले ATP को माइनस करेंगे तो नेट बेनिफिट हमारा हुआ 2 ATP का। हमने देखा कि NADPH2 भी बन रहा है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल। एक NADPH2 का मतलब होता है 3 ATP, तो 2 NADPH2 का मतलब होता है 6 ATP। तो इस प्रकार से हमारे 6 ATP यहाँ पर भी फॉर्म होते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं टोटल नेट बेनिफिट ATP का ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर कितना हो रहा है, 8 ATP। 6 ATP तो NADPH2 के और 2 ATP खुद फॉर्म हुआ है। तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ, इज इक्वल्स टू 8 ATP। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन के बेसिस पर ATP को काउंट कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमको तीनों प्रोसेस के बाद में देखना पड़ेगा कि कितने ATP जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो अभी तो केवल हमने ग्लाइकोलिसिस की बात करी है, जिसमें नेट बेनिफिट जो है वो 8 ATP का होता है, क्योंकि 2 ATP बनते हैं, 2 NADPH2 बनते हैं और 2 NADPH2 का मतलब आपका 6 ATP हो गया। तो टोटल हमारे बेनिफिट हो गया 8 ATP का। तो ये कैलकुलेशन है कुछ एनर्जी रिलेशन ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है। हम स्लाइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है DHAP और 3PgAl के अंदर, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। इसके बाद 1,3-DiPGA है ना, मतलब बाई मतलब डाई भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, 3PGA, 2PGA, 2PEP और पायरुविक एसिड, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एंजाइम्स हमारे पास में यहाँ पर आप देखें ATP यूज हो रहा है, 2 ATP, NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर और 2 ATP फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया। तो इस प्रकार से एज अ फ्लो चार्ट आप इसको बेसिकली मतलब जो है इसके स्टेप्स को आप जब फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो फॉस्फोराइलेशन के बाद में डिग्रेडेशन ऑफ हेक्सोज शुगर और लास्ट में सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड जो है इसके अंदर होता है और नेट बेनिफिट जो है हम देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फॉस्फोराइलेशन, ब्रेकिंग ऑफ हेक्सोज शुगर, सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड, 3 स्टेप्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने देखा कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है, 2 ATP यूज में लिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप में देखते हैं एट दिस स्टेज 6 कार्बन फ्रक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 1,6 डाइफॉस्फेट, 3PgAl है ना एंड 3DHAP, ठीक है, फॉस्फो डाई हाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है।
दीज टू मतलब जो 3 कार्बन वाले एटम हैं हमारे, ठीक है, वो आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड स्टेप है हमारी सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड, जिसमें हम देखते हैं कि जो 3 कार्बन वाला फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड है 3PgAl से, कुल मिलाकर के हम बोले 3PgAl से किसका बनना, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का बनना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। लास्ट हम देखते हैं जो ये आपकी प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, उसका एनर्जी के साथ क्या संबंध है, कितना एनर्जी फॉर्म होता है। तो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन द phosphorylation of sugar, therefore net profit is 2 ATP molecule। हमने देखा 4 ATP टोटल बनते हैं, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो नेट बेनिफिट कितना होता है, 2 ATP का। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 NADPH2 ऑल्सो प्रोड्यूस, मतलब हमने देखा कि 2 NADPH2 भी बनते हैं, तो इस हिसाब से 1 NADPH2 प्रोड्यूस 3 ATP, एक NADPH2 है वो 3 ATP ऑक्सीकृत होता है ETS के अंदर और 3 ATP बनाता है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि टोटल बेनिफिट ATP का कितना हुआ, 6 मॉलिक्यूल, 2 NADPH2 से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। Thus there is a benefit of 8 ATP molecules in the process of glycolysis। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के अंदर 8 ATP मॉलिक्यूल जो है वो हमको शुद्ध लाभ के रूप में, नेट बेनिफिट के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।